हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 124 से 132 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के एविडेंस एक्ट के सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से, वहाँ जाके इस लेक्चर के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो सेक्शंस है हमारे 124 से 132, ये बिलोंग करते हैं टू द टॉपिक ऑफ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस। इसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं जिसमें हमने सेक्शन 122 एंड 123 को कवर किया था। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की। ये जो सेक्शन है ये हमारा 124 है। ये बात करता है, इट गिव्स अ प्रिविलेज टू द पब्लिक ऑफिसर्स टू रिफ्यूज टू डिस्क्लोज मैटर्स व्हिच आर ब्रॉट टू देयर नॉलेज इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। अगर किसी पब्लिक ऑफिसर से कोई कम्युनिकेशन किया गया है, ठीक है, इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, तो उस पब्लिक ऑफिसर के पास एक डिस्क्रिशन होता है कि वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से मना कर सकता है। ओके, तो इसके रिक्विजिट क्या है प्रिविलेज के? इस प्रिविलेज के रिक्विजिट ये हैं कि एक पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन होना चाहिए इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, और उसके पास डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि उसके डिस्क्लोजर को वो रिफ्यूज कर सके। ओके, अब ये जो प्रिविलेज है ये किस एक्सटेंट तक काम करेगा, इसको बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, दिलबाग राय जेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिडिक्यूल किया था स्टेट के एक्शन को इन ट्राइंग टू डिफेंड द सूट ऑफ अ रेलवे एम्प्लॉय। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हमारा स्टेट है इसको एक वर्चुअस लिटिगेंट की तरह काम करना चाहिए, मतलब एक अच्छे लिटिगेंट की तरह काम करना चाहिए, और अगर उससे कोई सही बात का विवरण मांगा जा रहा है तो उसका विवरण उसको देना चाहिए, और हाइपर टेक्निकलिटीज के पीछे नहीं छुपना चाहिए। कहने का ये मतलब है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था यहाँ पे कि अगर स्टेट से कोई एक रीजनेबल इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, ओके, जो कि जस्ट भी है और फेयर भी है मांगना, तो उसको ऐसी जो सेक्शन 124 जैसी टेक्निकलिटीज हैं इनके पीछे नहीं छुपना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है हम इसे रिलीज नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? बिकॉज सिटीजन हैज अ राइट टू नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। हर सिटीजन के पास एक अधिकार होता है कि वो स्टेट की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में जाने। जो प्रिविलेज था सीक्रेसी का स्टेट के पास पुराने जमाने में, कि स्टेट अपनी बातों को नहीं डिस्क्लोज करता था, वो अब इस मॉडर्न सोसाइटी में नहीं सरवाइव करता है। स्टेट जो है वो एक इंपॉर्टेंट मैटर्स में तो रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गए या फिर वो एक्ट्स हो गए जो कि नेशनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं, लेकिन सिंपल मैटर्स जैसे कि सैनिटाइजेशन हो गया या फिर अदर अलाइड मैटर्स हो गए, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा और इनकी जानकारी सिटीजन को ना देना, ये जस्ट नहीं है, ये सही नहीं है। बिकॉज एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू नो हाउ द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग। उसकी सरकार कैसे काम कर रही है ये जानना हर एक सिटीजन का अधिकार होता है। हेंस द स्टेट शुड एक्ट एज अ वर्चुअस लिटिगेंट। ओके, तो ये बात थी हमारी सेक्शन 124 की। अब हम बात करते हैं सेक्शन 125। सेक्शन 125 जो है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है उन लोगों को जो कि रिपोर्ट करते हैं क्राइम्स को। फॉर एग्जाम्पल ए है, ए के आसपास कोई क्राइम हुआ है और ए ने वो क्राइम को रिपोर्ट किया गया जाके मजिस्ट्रेट या फिर किसी पुलिस ऑफिसर को। अब यहाँ पे इस मजिस्ट्रेट और इस पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता ये बताने के लिए कि किसने इनको इंफॉर्मेशन दी थी, मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इनका, इसको बताने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं कंपेल किया जा सकता? क्योंकि सेक्शन 125 ये बात कहता है। नाउ दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू इनकरेज पीपल to give information about offenses by protecting the source of information. This section provides safeguard in interest of the informant by laying down that no magistrate or officer shall be compelled to disclose the source of information vis-a-vis the commission of crime. Information का source क्या है उसको रिवील करने के लिए किसी भी मैजिस्ट्रेट या किसी भी पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि किसी रेवेन्यू ऑफिसर को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बताए। ओके, अगला है हमारा सेक्शन 126। 126 बात करता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस की। ये कहता है कि अगर किसी क्लाइंट ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसी प्लीडर या वकील या फिर लॉयर या बैरिस्टर जो भी है इसको कोई बात अगर बताई है, ठीक है, तो ये जो प्लीडर वकील या बैरिस्टर है वो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है।
और ये तभी डिस्क्लोज करेगा जब क्लाइंट इसको अलाउ करेगा। ओके, अ पर्सन ऑफ लीगल प्रोफेशन, बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर और वकील इज फॉरबिडन to disclose without his client's consent any communication made to him in the course of and for the purposes of employment, in the course of and for the purposes of employment। कौन कौन से communication? सबसे पहली कि जो contents and conditions of any document which came to his knowledge in the course of and for the purposes of employment, कोई भी document का content या फिर conditions। दूसरी, उसने जो उसको कोई advice दी हो, ठीक है, एनी एडवाइस बाय हिम टू हिज क्लाइंट इन द कोर्स ऑफ एंड फॉर द पर्पसेस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। तो इन दोनों बातों को, इन दोनों कम्युनिकेशंस को जो है वो जो बैरिस्टर, अटर्नी या वकील है वो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो तुम आपने प्रोहिबिशन लगाया है, इस प्रोहिबिशन से अब क्या है, ये क्लाइंट है, ये अब जो है फ्री हो गया, टेंशन फ्री हो गया है कि कहीं कोई बात इसकी लीक ना हो जाए। ये जो बात प्लीडर से कह रहा है ये प्लीडर तक ही रहेगी, प्लीडर किसी और को ये नहीं बता सकता। अब जो क्लाइंट है वो अपनी बात को पूरी खुल के इसको बता पाएगा। ओके, द रीजन फॉर द प्रोहिबिशन is to encourage the clients to communicate fully and frankly with their lawyers without any fear that the information given to them can be passed on to the opponent। वो information कहीं वो opponent को ना पास कर दे या फिर कहीं वो कोर्ट को ना बता दे। ओके, अब ये जो जनरल रूल है इसके दो एक्सेप्शंस हैं। पहला, when such communication are for unlawful purpose having for their object the commission of crime। किसी क्राइम को कमिट करने के पर्पस के लिए कोई अगर कम्युनिकेशन किया गया है तो वो कम्युनिकेशन इस प्रिविलेज में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन बी जो है इस सेक्शन का, वो ये कहता है कि एक ए क्लाइंट है, बी उसका अटॉर्नी है। ए बी से कहता है कि मैं एक प्रॉपर्टी की पोजेशन को ऑब्टेन करना चाहता हूं बाय यूजिंग अ फोर्ज्ड डीड। ओके, और ये कहता है कि ही वांट्स बी टू सू ऑन इट। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये किया गया है इन फर्दरेंस ऑफ अ क्रिमिनल पर्पस, एक क्रिमिनल पर्पस के फर्दरेंस में किया गया है और हेंस ये जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 126। ठीक है। सेकेंड है when after the employment the lawyer observes that some crime has been committed। जब बी को, मान लो कोई जो वकील है, बी को एम्प्लॉय कर लिया गया और बी को एम्प्लॉयमेंट के बाद पता चला कि कोई क्राइम कमिट किया गया है, ठीक है, तो अब ये जो क्राइम की इंफॉर्मेशन जो इसको पता चली है इसको वो डिस्क्लोज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ए बीइंग चार्ज विद एम्बेजलमेंट रिटेन्स बी एन अटॉर्नी टू डिफेंड हिम। प्रोसीडिंग्स के कोर्स में बी ऑब्जर्व करता है कि ए के अकाउंट बुक में एक एंट्री की गई है चार्जिंग ए विद द सम सेड टू हैव बीन एम्बेजलमेंट, जिसमें ए के सामने वही सम लिखा हुआ है, वही अमाउंट लिखा गया है जिसके जितने के लिए उसके ऊपर एम्बेजलमेंट का चार्ज लगाया है। और वो जो एंट्री थी जब उसका एम्प्लॉयमेंट शुरू हुआ था उस समय वो एंट्री उस बुक में नहीं थी। ओके, तो ये जो फैक्ट है जो कि बी ने ऑब्जर्व किया है ड्यूरिंग हिज कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये दिखाता है कि एक फ्रॉड कमिट किया है ए ने, और ये जो फ्रॉड है, ये जो फ्रॉड है, ये जो फैक्ट उसने ऑब्जर्व किया है ये प्रोटेक्टेड नहीं है फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज्ड। ठीक है, इसको वो डिस्क्लोज कर सकता है। नाउ ये जो बार है ये अप्लाई नहीं करता है उन कम्युनिकेशंस के लिए जो कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से या तो पहले किए गए हों या फिर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद किए गए हों, मेड बिफोर द रिलेशनशिप केम इनटू एग्जिस्टेंस और आफ्टर इट हैज सीज्ड। ओके, बट इफ द कम्युनिकेशन इज मेड ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप द प्रिविलेज डज नॉट गेट टर्मिनेटेड बाय द डेथ ऑफ द पार्टीज। और लेकिन जो कम्युनिकेशन किया गया होगा ड्यूरिंग द रिलेशनशिप के दौरान, रिलेशनशिप जब थी उस समय जो भी कम्युनिकेशन किया गया है वो केवल इस रीजन की वजह से खत्म नहीं हो जाता है क्योंकि पार्टी की मृत्यु हो गई। पार्टी की डेथ भी उस प्रिविलेज को खत्म नहीं करती है। ओके, अब ये जो प्रिविलेज है ये वेव किया जा सकता है बाय क्लाइंट, इसको केवल क्लाइंट ही वेव कर सकता है, लीगल एडवाइजर वेव नहीं कर सकता है। और वेवर भी होना चाहिए बाय एक्सप्रेस कंसेंट, एक्सप्रेस कंसेंट होना चाहिए। इफ द क्लाइंट गिव्स कंसेंट द कम्युनिकेशन सो मेड बाय द मेड बी डिस्क्लोज बाय द वकील, अदरवाइज नॉट। अगर क्लाइंट ने कंसेंट दे दी है तो उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा वरना नहीं किया जाएगा। ओके, अगली बात है सेक्शन 127 की। 127 जो है वो 126 वाले प्रोहिबिशन को एक्सटेंड करता है टू द इंटरप्रेटर्स, क्लर्क्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द लॉयर्स। जो लॉयर के इंटरप्रेटर हैं, क्लर्क हैं और सर्वेंट हैं उन तक भी एक्सटेंड करता है, और ये लोग भी बाय वर्च्यू ऑफ 127 उन बातों को रिवील नहीं कर सकते हैं। रीजन फॉर एक्सटेंडिंग द प्रोहिबिशन इज दैट इवन दे आर लाइकली टू कम टू नो
ऑफ द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिटिगेशन। चूंकि वो वहां पे काम कर रहे होते हैं, वो सारी चीजों को देख रहे होते हैं, तो वो जो कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच में हुआ है, लॉयर और क्लाइंट के बीच में हुआ है, हो सकता है इन लोगों को भी उसकी जानकारी हो। तो चूंकि इनको भी जानकारी हो सकती है, तो इसीलिए इनके ऊपर भी वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। देयरफॉर दे कैन नॉट डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस बाय हिज एम्प्लॉयर टू हिम। ओके, इसके बाद हमारा सेक्शन 128। ये सेक्शन जो है वो सप्लीमेंट करता है सेक्शन 126 को, और ये क्लैरिफाई करता है कि इफ अ पार्टी मेकिंग कम्युनिकेशन himself or at his own instant or otherwise gives evidence of the matter covered by the communication, it shall not be deemed that he has given consent for the disclosure of the confidential communication। कहने का ये मतलब है कि A और B के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई थी, कोई कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन हुई, अब ए जो है वो उसको खुद ही डिस्क्लोज कर रहा है, तो बाय वर्च्यू ऑफ दिस ओनली कि ए उसको खुद डिस्क्लोज कर रहा है, बी को ये जो है मौका नहीं मिल जाता है, या बी को क्लीन चिट नहीं मिल जाती है कि वो भी इस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सके। ओके, पार्टी खुद अपने आप वो बात बता रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी छूट मिल गई है उस बात को बताने के लिए। ठीक है, मेयर कॉलिंग अ लीगल प्रैक्टिशनर एज अ विटनेस शैल नॉट बी डीम्ड that the party summoning has consented to the disclosure of the communication। for disclosing the content express consent बहुत जरूरी है, express consent का होना बहुत जरूरी है। अब इसका एक एक्सेप्शन है, इफ द क्लाइंट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर मान लो उसको एज अ विटनेस बुलाया गया है और उसका एग्जामिनेशन चल रहा है, अब यहाँ पे जो क्लाइंट है उसने उससे कोई सवाल पूछा जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन से, तो चूंकि यहाँ पे क्लाइंट खुद वो सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उसने वो अपनी कंसेंट दे दी है। ओके, अगला है हमारा सेक्शन 129। सेक्शन 129 ये कहता है कि अ पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विच हैज टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर। उसके और लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर के बीच में जो कम्युनिकेशन हुई है उसको डिस्क्लोज करने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वही पर्सन अपने आप को एज अ विटनेस ऑफर करता है और कोई एविडेंस देता है, तो कोर्ट उसको कंपेल कर सकती है उस मैटर को डिस्क्लोज करने के लिए, लेकिन उसी एक्सटेंट तक कंपेल करेगी जिस एक्सटेंट तक चाहिए कि वो उस एविडेंस को एक्सप्लेन कर पाए। जो वो एविडेंस देने के लिए अपने आप को उसने ऑफर किया है, उस एविडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी इंफॉर्मेशन देने के लिए ही उसको कंपेल किया जाएगा, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए उसको कंपेल नहीं किया जाएगा। ये कहता है हमारा सेक्शन 129। अगला है हमारा सेक्शन 130। अब सेक्शन 130 एक विटनेस की बात करता है और कहता है कि जो विटनेस है उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है कोर्ट में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें वो पार्टी नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? पहला, हिज टाइटल डीड्स टू एनी प्रॉपर्टी, अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी के टाइटल डीड्स है तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है। दूसरा, एनी डॉक्यूमेंट बाय विच ही बिकेम द प्लेजी और मॉर्टगेजी ऑफ एनी प्रॉपर्टी। या फिर तीसरा, एनी डॉक्यूमेंट विच टेंड टू क्रिमिनेट हिम, जो उसको क्रिमिनेट कर सकते हैं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए उसे कंपेल नहीं किया जा सकता है। ओके, नाउ if a deed required to be produced is not a title deed, वो title deed नहीं है, a witness can claim protection under section 130 only if the production of the deed might tend to incriminate him। अगर वो टाइटल डीड नहीं है तो केवल इस बिना पे ही विटनेस जो है 130 का प्रोडक्शन ले सकता है कि वो डॉक्यूमेंट उसको इंक्रिमिनेट कर सकता है। It must be borne in mind that if the witness has agreed in writing to produce them, the person seeking the production may compel him to produce। और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर किसी केस में किसी विटनेस ने लिखित में अपने आप को कह दिया है कि हाँ मैं उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करूंगा और बाद में वो मना कर देता है प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस केस में उसको कंपेल किया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए बाय द पर्सन हु इज सीकिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये बात थी हमारी सेक्शन 130 की। अगला है सेक्शन 131। ये जो सेक्शन है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 फॉर पर्पसेस ऑफ एकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। नया जो सेक्शन है वो ये कहता है कि नो वन शैल बी कंपेल्ड टू प्रोड्यूस
documents in his possession or electronic records under his control which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession or control unless he consents to their production. मान लो A है और B है, ए के पोजीशन में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो अगर बी के पोजीशन में होते तो बी को कंपेल नहीं किया जा सकता था उनको प्रोड्यूस करने के लिए। तो चूंकि बी को नहीं कंपेल किया जा सकता था तो इसी केस में ए को भी कंपेल नहीं किया जा सकता है अनलेस बी अपनी कंसेंट दे दे। ओके, now the effect of the provision is that if any person is entitled to refuse the production of a document, जैसे कि यहाँ पे बी जो है उसको इंटाइटल मिला हुआ है, वो उसको अधिकार है कि वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने से मना कर दे, तो वो जो प्रिविलेज ऑफ प्रोटेक्शन है वो इसलिए नहीं सफर करना चाहिए क्योंकि वो ए के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, सिंपली बिकॉज इट इज इन द पोजीशन ऑफ अनदर। thus any such person who is in possession is not compatible to is not compelled to produce it, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। ओके, और लास्ट सेक्शन है आज का हमारा सेक्शन 132। ये कहता है कि जहां पे किसी विटनेस को एक क्वेश्चन कोई पूछा गया, ठीक है, जो कि रेलेवेंट है मैटर इन इशू से, तो विटनेस को जो है कंपेल किया जा सकता है कि वो उसका जवाब दे, और केवल इस वजह से उसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है कि वो जवाब उसको इंक्रिमिनेट कर सकता है या फिर एक्सपोज कर सकता है किसी सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए। मान लो एक कोई विटनेस है, इससे कोई सवाल पूछा जा रहा है, अब ये जो अगर इसका मान लो इस मैटर पे सवाल पूछा जा रहा है, अब इस मैटर पे अगर इसने आंसर दिया तो इसको ये लग रहा है कि इसके ऊपर कोई सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, तो जस्ट बिकॉज ऐसा होना पॉसिबल है केवल इसी ग्राउंड पे इसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, नाउ इस सेक्शन के साथ एक प्रोविजन भी जुड़ा हुआ है जो कि इस विटनेस को प्रोटेक्ट करता है। एक तरीके से ये कहता है कि जो विटनेस है जिसको कंपेल किया जा रहा है कि तुम जो है जो सवाल तुमसे पूछा गया उसका तुम आंसर दो, तो उस आंसर को इसके खिलाफ किसी भी प्रोसीडिंग में यूज नहीं किया जा सकता है फॉर एनी, या फिर उस आंसर के बिना पे इसको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। ओके, हिज आंसर should not be used to subject him to any arrest or prosecution, nor the answer can be proved against him in any criminal proceedings. The answers which the witness is compelled to give should not constitute any evidence against him. ये जो इसका आंसर है ये इसके खिलाफ एविडेंस नहीं बनता है by virtue of section 132। लेकिन अगर इसने झूठा आंसर दिया, गलत आंसर दिया, तो इसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गिविंग फॉल्स एविडेंस जो है वो उसका जो पनिशमेंट है वो कौन से सेक्शन में दिया हुआ है आईपीसी के। ओके, तो आज हमने सेक्शन 124 से लेकर 132 को पूरा कवर किया है और इसी के साथ हमारा प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म होता है। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तो बात करेंगे सेक्शन 133 एंड 134 की। ओके, लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसमें आपको लॉ फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रिसेंट जो केसेस होते हैं उनका क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा आपको। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बार जब आपसे मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।